Okay. नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में चलती मालगाड़ी से कोयला लूटने का वीडियो हुआ तेजी से वायरल। लूटे गए कोयला के साथ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पत्नी को गिफ्ट करने के चक्कर में खरीद लिया 2000 रुपए में चोरी का मोबाइल। क्लर्क, पति व बेचने वाला शातिर समेत दोनों को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब मुजफ्फरपुर में बिना नंबर की गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर होगी एफआईआर। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में चलती मालगाड़ी से कोयला लूटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ब्रह्मपुरा स्थित आउटर सिग्नल के पास की है। वीडियो में दिख रहा है कि चलती ट्रेन से दो युवकों के द्वारा कोयला फेंका जा रहा है। यह कोयला लदी ट्रेन मुजफ्फरपुर से कांटी की ओर जा रही है। 23 सेकंड के इस वायरल वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो युवक कैसे चलती मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर कोयला नीचे फेंक रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। ब्रह्मपुरा के गफूर बस्ती में छापेमारी कर पुलिस ने राजा नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 क्विंटल से ज्यादा मालगाड़ी पर से लूटी हुई कोयले को बरामद किया गया है। आरपीएफ का कहना है कि राजा की निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। वीडियो में दिख रहे दूसरे युवक की भी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी होने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी दंग रह गई और अपने मुखबिर से लगातार पता लगाने की कोशिश की आखिर में वो कौन लोग हैं जो कोयला की चोरी करते हैं। तो पुलिस के मुखबिर ने जो बताया उसके बाद से युवक की गिरफ्तारी हुई। युवक की पहचान राजा और गफूर बस्ती ब्रह्मपुरा का वो रहने वाला है। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कई खुलासे किए। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में कोयला भी बरामद किया है। तस्वीरें आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे। आरपीएफ थाना रेलवे में इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। 2 क्विंटल से ज़्यादा जो चलती मालगाड़ी से जो कोयले की चोरी की गई थी, लूट की गई थी, वो कोयले को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरपीएफ पुलिस ने बरामद कर लिया है और राजा नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो कि ब्रह्मपुरा गफूर बस्ती का रहने वाला है। राजा का कहना है कि उसके साथ एक और युवक था जो मालगाड़ी पर चढ़कर कोयला लूटता था और उसकी भी तलाश में आरपीएफ की जो टीम है वो लगातार जुट गई है। पूछताछ में राजा ने कई खुलासे किए हैं। राजा का कहना है कि वो कोयला चुराकर ब्रह्मपुरा इलाका में जितने भी होटल है और चाय के दुकान है उनसे वो बेचा करता था और बेचने का जो पैसा उसके पास आता था उससे वो नशा का आदी था। इसकी वजह से वो नशा करता था। तो कई बातें उन्होंने पुलिस को बताया है और उसकी निशानदेही पर पुलिस छापेमारी कर रही है और देखना होगा कि और किन किन लोगों का इस मामले में गिरफ्तारी होती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, 10 न्यूज, मुजफ्फरपुर। पत्नी को मोबाइल गिफ्ट करना एक पति को महंगा पड़ गया। कम दाम में बढ़िया मोबाइल लेने के चक्कर में पति ने 2000 रुपए में चोरी का मोबाइल खरीद लिया। अब वह मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी पति निजी कंपनी में क्लर्क का काम करता है। उसके निशानदेही पर रेल पुलिस ने बेचने वाले शातिर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नीम चौक सातपुरा इलाके के मोहम्मद फरहान और मोहम्मद ताजदार के रूप में हुई है। रेल थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने बताया कि फरहान ने पत्नी को मोबाइल गिफ्ट करने के चक्कर में ताजदार से 2000 रुपए में मोबाइल खरीदा था, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में आ गया। थानेदार ने बताया कि सीडीआर की मदद से फरहान को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने ताजदार का नाम बताया। उसकी निशानदेही पर छापेमारी की गई।
जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक शून्य प्राथमिकी हमने मुजफ्फरपुर रेल में दर्ज किया था, जो कांड संख्या 1922 है। उसमें टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर मोबाइल के उपयोगकर्ता को मैंने गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर जो मोबाइल इनको दिया था चोरी करके, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों को हम लोग मोबाइल बरामद कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। क्या नाम है और क्या बताया सर पूछताछ में? एक का मोबाइल जो प्रयोग करता था उसका नाम मोहम्मद फरहान है, और जिससे वो फरहान ने मोबाइल खरीदा उसका नाम मोहम्मद ताजदार है। क्या पता चला चोरी पत्नी को गिफ्ट करने के बाद सामने? हाँ, वो मोबाइल लेके अपने पत्नी को यूज करने के लिए दिया था, लेकिन सिम अपने नाम का उसमें चला रहा था, जिसके आधार पर हमने उनको गिरफ्तार किया। टेक्निकल भी कर इसमें टेक्निकल का सहारा लिए? हाँ, टेक्निकल का सहारा लेकर ही हमने बरामद किया। कितना दिन से फोन सर यूज कर रहा था? समथिंग 2 अढ़ाई महीना से। कौन फोन लिया था और किससे दिया बेचा? ये ताजदार से मोहम्मद फरहान खरीदा था। पत्नी को गिफ्ट कर दिया? हाँ, पत्नी को दिया यूज करने के लिए। मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुरुवार शाम अवध असम एक्सप्रेस के खुलने के बाद एसी बोगी में स्कॉट कर रही महिला सिपाही से हथियार छीनने का प्रयास किया गया, जिसके बाद महिला सिपाही आरोपी से भिड़ गई। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के तुर्की स्टेशन के समीप की है, जहां ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। इसी दौरान ट्रेन के एसी बोगी में यात्री ने घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि वह शराब के नशे में धुत था। आरोपी यात्री ने महिला स्कॉट पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी किया। जब महिला पुलिसकर्मी ने विरोध किया तो उसका हथियार छीनने का प्रयास किया। यह देख महिला पुलिसकर्मी उससे भिड़ गई। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं स्क्वाड का नेतृत्व कर रहे एएसआई जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी को किसी तरह काबू में कर उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक सेना का जवान है। आरोपी जवान की पहचान जम्मू कश्मीर के महेश्वर सिंह के रूप में हुई है। तलाशी लेने के बाद उसके पास से 2 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि B1 बोगी के 35 नंबर सीट पर युवक यात्रा कर रहा था। वह सीट पर बैठकर शराब का सेवन भी कर रहा था। महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बोगी में गश्ती कर रही थी। पुलिसकर्मी को शक हुआ कि शराब की बदबू आ रही है तो उसने पूछताछ की। इसी में वह बकझक करने लगा। विरोध करने पर उसने हथियार छीनने का भी प्रयास किया। फिलहाल आरोपी जवान को जेल भेज दिया गया है। कल मेरा एस्कॉर्ट पार्टी अवध असम एक्सप्रेस में यहाँ से हाजीपुर के लिए निकली थी, तो मार्गदर्शन के क्रम में एक असम राइफल के जवान जो शराब के नशे में थे और एस्कॉर्ट को देख के वो हल्ला गुल्ला करने लगे, जिसे एस्कॉर्ट में उपस्थित पदाधिकारी और कर्मी के द्वारा उसको पकड़ा गया। तो शराब के नशे में थे। जांच के क्रम में उसके बैग से 2 बोतल शराब का भी बरामद हुआ, जिसके संबंध में FIR दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है। सर, हथियार वगैरह भी हाथापाई भी किया गया, मैगजीन वगैरह भी गिर गया था। उस शराब के नशे में रहने के कारण हाथापाई थोड़ा हुआ, नशे में था, इस कारण हथियार का मैगजीन गिर गया था। महिला पुलिसकर्मी से? हाँ, मार्गदर्शन में महिला पुलिसकर्मी थी, उसी का हथियार से। क्या कार्रवाई हो रहा है? उस पर प्राथमिकी दर्ज कर उसको न्यायिक अभिरक्षा भेजा जाए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव ने दोनों देशों में रहने वालों के स्वजनों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों में बिहार के दर्जनों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। मुजफ्फरपुर शहर में रहने वाली नताल्या सुभानी की स्थिति इससे अलग है। दीवान रोड जकी हसन कैंपस की नताल्या को हर दिन यूक्रेन में रह रही अपनी बूढ़ी मां की चिंता सताती है। दिन में कई बार मां ततियाना कसनिस्क काया से बात कर वहां के हालात का जायजा लेती है। उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताती है। मां वहां सब कुछ ठीक होने की जानकारी देती है। हंसकर कहती है, यहाँ सब ऑल इज वेल है। बेटी को चिंता नहीं करने की बात कहती है। प्रसिद्ध हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैफ सुभानी भी उनसे वहां के हालात की जानकारी लेते हैं। ततियाना अंडेसा यूक्रेन में रहती है। उनका खिलौने का बिजनेस है। पति का निधन हो चुका है। हर दिन अपनी बेटी दामाद के साथ ही नाती अयमन व नातिन आलिया से बात करती है। नताल्या ने कहा कि युद्ध की आशंका की वजह से मां की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी, मगर वहां के हालात सामान्य होने की जानकारी दी है। अब सुकून मिला है।
बातचीत होती है वो भी कह रही है नॉर्मल है सब कुछ, वो सब कह रही हैं कि सब कुछ सही है। वो भी अभी आना नहीं चाहती हैं, उनका अभी कुछ बिज़नेस का भी अभी काम चल रहा का बिज़नेस है उनका, तो कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम आए कुछ दिन रुक कर के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। पूरा अच्छा हो जाए जब माहौल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमको फ़ौरन आना पड़े छोड़ कर के वहाँ से। हाँ वो सब है, उसी वजह से भी कि अभी कुछ नहीं, नॉर्मल हो जाएगा जब सब कुछ, और कोई लड़ाई का कोई माहौल ही नहीं है तो फिर वो क्यों आएंगे। कह रही कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है तो हम क्यों आए, ऐसा कुछ लगेगा तो। फ्लाइट तो है ही है, और फ्लाइट तो रेगुलर फ्लाइट है, फ्लाइट तो और भी बढ़ गई है। और ऐसे भी कीव की यूक्रेनियन एयरलाइंस जो है वो हर हफ्ते में 2 फ्लाइट है उनकी, तो हाँ वो सब थोड़ा सा ये सब इस वजह से कि इतना ज़्यादा हाइप हो गया मीडिया में, लोग डराने के लिए। जबकि स्टूडेंट, मेरा एक दोस्त है पंजाब का, उसका बेटा वहाँ पढ़ रहा है इस वक्त, उससे मेरी बात हो रही है बराबर, वो अभी 2nd ईयर में है, वो भी कह रहा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दोस्त जो वहाँ पे बच्चों को मतलब कि एडमिशन कराता है, हरमीत सिंह, उससे भी मेरी बात हो रही है, बोला है कुछ नहीं, वहाँ पे उसके करीब लोग, बहुत सारे बच्चे उश्गोरद वगैरह में पढ़ रहे हैं उसके। जी अभी यूक्रेन में तो सिचुएशन जो दिखा रहे न्यूज़ में उतना है नहीं है। हाँ चिंता तो लग रही है क्योंकि मम्मी भी है और सब है, ठीक है। सिर्फ इतना जो मतलब कीव में कुछ थोड़ा ज़्यादा सिचुएशन है, मतलब डरावना है। सिर्फ ओडेसा सिटी है जो पोर्ट है, उधर मेरा घर है तो मम्मी है, तो उतना नहीं है जो दिखा रहे न्यूज़ में। अभी मैंने आज सुबह न्यूज़ देखा है क्या अमेरिका बोले क्या 2 दिन के बाद वो अटैक होगा। अब इस तरह की चीज़ कुछ है नहीं है क्या अटैक होगा, कहीं पर है तो फिक्स है जो वो अटैक होने वाला है ना। तो और न्यूज़ भी आज भी बहुत अच्छा नहीं था क्या, वो लुहांस्क में जो पहले हम लोग का 5 साल से 6 साल से चल रहा ना, तो एक प्लेग स्कूल में वो बम गिरा दे। अब वो बम था या वो अटैक था या तेराक था, वो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो उसमें तो 5 साल से इसे चल रहा है, कंटिन्यू है 5-6 साल से। तो इस तरह से जो मेरी यहाँ पर है ओडेसा सिटी है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं है जो डरा रहे हैं। खबर पूरा कंट्री का तो बीच में गड़बड़ बहुत हो गया ना, इधर चला गया, क्रीमिया चला गया, लुहांस्क में, दोनेत्स्क में तो ऑक्युपाई हो गया। तो प्रेसिडेंट तो कोशिश कर रहे हैं क्या इसको, सिर्फ उसको नहीं ना करने दे रहे, चारों तरफ से प्रेशर है, इधर अमेरिका प्रेशर कर रहा है, इधर रशिया प्रेशर कर रहा है, तो वो अपना कोशिश कर रहा है कि स्टेबल करे सिर्फ। अब वो देखिए सिर्फ वो लड़ने नहीं देगा, कोई कुछ हमको तो नहीं लग रहा क्या कोई इस तरह की चीज़ नहीं। अब किसको चाहिए, ज़रूरत क्या है किसी से लड़ना। और बहुत कंट्री जो हम लोग के साथ करे हुए हैं, इसे नहीं क्या मतलब बहुत सारे अभी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और हर तरफ से कंट्री मतलब सब चारों तरफ से यूक्रेन के साथ ही करे हैं, इस तरह से कुछ नहीं हो। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के सिर्फ यूक्रेनियन लोग रह रहे हैं, बहुत कंट्री के लोग चारों तरफ से सब रह रहे हैं। वो इंडियन है तो समझ लीजिए 10% तो इंडियन है, अरबी लोग हैं, मतलब हर तरह के लोग क्या उसमें लड़ना, किसके साथ लड़िएगा आप। तो इसे नहीं क्या प्रॉपर यूक्रेनियन सब है, तो वही सब है। अब मुजफ्फरपुर में बिना नंबर के वाहन लेकर घूमने वालों की खैर नहीं है। एसएसपी जयंतकांत ने इसे लेकर ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अभियान चलाकर बिना नंबर वाले वाहनों को पकड़े और केस दर्ज करे। आपको बता दें कि पहले सिर्फ जुर्माना का प्रावधान था, लेकिन अब एफआईआर भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सिर्फ वाहन मालिक पर ही नहीं बल्कि एजेंसी संचालक पर भी केस दर्ज होगा। ट्रैफिक पुलिस ने सभी को 2 पहिया और 4 पहिया एजेंसी संचालक को बिना नंबर दिए गाड़ी नहीं रिलीज करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। पूरे कार्रवाई की मॉनिटरिंग ट्रैफिक डीएसपी रविंद्रनाथ सिंह करेंगे। पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक थानेदार धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में अधिकांश लूट, छिनतई, हत्या में अपराधियों द्वारा बिना नंबर की बाइक का इस्तेमाल किया जाता है। हाल में नशाखुरानी गिरोह के शातिर बिना नंबर की 4 पहिया वाहन में बैठाकर यात्रियों से लूटपाट कर रहे थे। अब केस दर्ज करना शुरू होगा तो इसमें भी कमी आएगी। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के आगे पीछे नंबर लगाना होगा। अगर पीछे नंबर है और आगे खाली है तो ऐसे वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। थानेदार ने बताया कि वाहनों के दोनों तरफ नंबर साफ साफ होना चाहिए, जिससे पुलिस को उसके मालिक के सत्यापन करने में कोई परेशानी न हो। वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जितने भी एजेंसी वाले लोग हैं जो बिना नंबर प्लेट, बिना रजिस्ट्रेशन के ही गाड़ी को रोड पे उतार दे रहे हैं, पब्लिक को बेच दे रहे हैं, जिनसे कि
अपराध हो जाने पे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी नंबर से गाड़ी हुई है। दारू भी ढुलाई उसी से हो रहा है। तो वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में उन सभी एजेंसी वालों को नोटिस किया जा रहा है कि बिना निबंधन किए हुए गाड़ी को रोड पे नहीं बेचें। अगर रोड पे आती है, पकड़ी जाती है गाड़ी, तो एजेंसी और ख़रीदने वाले दोनों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मैसेज क्या देंगे सर? मैसेज यही है कि बिना नंबर के गाड़ी वो लोग नहीं बेचें, रजिस्ट्रेशन होने के बाद बेचें। पकड़ के जब्त किया जाएगा? हाँ, एकदम जब्त किया जाएगा और साथ साथ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। बिहार की 4 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर पहली बार शीर्ष पर है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा जारी फरवरी को मासिक लिस्ट में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को 53वां स्थान हासिल हुआ है। यह मुजफ्फरपुर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। सूबे के अन्य स्मार्ट सिटी में बिहार शरीफ को 56वां और भागलपुर को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पटना 64वें स्थान हासिल कर राज्य में सबसे पीछे है। स्मार्ट सिटी की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के कारण नगर निगम को यह उपलब्धि हासिल हुई है। मेयर इंजीनियर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि स्मार्ट सिटी की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। आने वाले समय में शहर को और बेहतर रैंकिंग हासिल हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते वर्ष फरवरी में जारी रैंकिंग में मुजफ्फरपुर देश के 100 स्मार्ट सिटी में अंतिम पायदान पर था, जबकि अप्रैल में 81वें स्थान पर आया। वहीं जनवरी में घोषित रैंकिंग में शहर की लंबी छलांग लगाते हुए 55वां स्थान हासिल किया। अब 2 अंकों के सुधार के साथ 53वें स्थान पर आ गया है, जो अब तक के सबसे बेहतर प्रदर्शन है। पहली बार जो हमारा शहर नंबर 1 आया है मुजफ्फरपुर, इसके लिए मैं हमारे नगर आयुक्त, हमारे स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री भूदेव चक्रवर्ती एवं उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्हीं लोगों के मेहनत से ये आज हम नंबर 1 पर आ गए हैं। इसके लिए माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई है और हमारे शहरवासी जो हमारे सहयोग कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत जल्द हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा किया जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, जैसे कि आजकल थोड़ा प्रदूषण लेवल भी बढ़ गया है निर्माण कार्य के कारण। इस सब पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसके समीक्षा बैठक भी हम लोग करने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य को पूरी तरह से किया जाए। सभी जितनी भी योजनाएं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही है, उन सभी योजनाओं को एक डेडलाइन फिक्स किया जाए कि जल्द से जल्द उस डेडलाइन पर हम लोग पूरा कर सकें। शीर्ष पर बने रहना बड़ी जवाबदेही भी है, तो इसको कैसे पूरा? इसके लिए शीर्ष पर बने रहना बहुत बड़ी जवाबदेही हम लोग के साथ में है। इसके लिए हम लोग हर एक टाइम टू टाइम इसका समीक्षा करते हुए कार्य को हमेशा तेजी लाने का काम करेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुजफ्फरपुर से रांची और टाटा की बस सेवा की शुरुआत शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर आरटीए सचिव डीटीओ सुशील कुमार समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि 42 सीटों वाली बस वातानुकूलित और सुविधाजनक है। उन्होंने कहा कि काउंटर से टिकट की सुविधा के साथ ही ऑनलाइन भी बुकिंग की सुविधा है। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि इमली चट्टी स्थित डिपो से बस दिन के 4 बजे खुलेगी, जो पटना, बिहार शरीफ, रजौली, तिलैया, बढ़ी, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए अगले दिन सुबह 2:31 पर रांची एवं 6 बजे टाटा पहुंचेगी। डाउन में बस टाटा से संध्या 4 बजे दिन में खुलेगी, जो अगले दिन अहले सुबह 5:50 पर मुजफ्फरपुर डिपो पहुंचेगी। आज के दिन हम लोग ने ये मुजफ्फरपुर से टाटा रूट के लिए हम लोग ने एसी बसों का परिचालन प्रारंभ किया है, जो कि यहाँ से मुजफ्फरपुर से खुलते हुए पटना होते हुए बिहार शरीफ होते हुए हजारीबाग होते हुए रांची होते हुए ये टाटा जाएगी। ये पर डे यहाँ से 4 बजे खुलेगी। इसमें हम लोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी टिकट सुविधा दी हुई है। अगर कोई व्यक्ति पैसेंजर चाहे तो इसमें ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ने सुविधाओं के मद्देनज़र हम लोग ने हर सीट के नीचे जो है USB पोर्ट दिया है, जिससे पैसेंजर जब चाहें तो अपने मोबाइल, लैपटॉप जो भी है वो चार्ज कर सकते हैं
महिलाओं और पैसेंजर के लिए हम लोगों ने खास इसमें इंतज़ाम रखा है, जिसमें कैमरा लगे हुए हैं, जिसमें वो टाइम टू टाइम वो हमेशा रिकॉर्डिंग होता रहेगा कि अंदर में क्या गलतियां हो रही हैं या किस तरह का मिसबिहेव चल रहा है या किस तरह का बर्ताव है हमारे स्टाफ का, ये भी हमें पता चलता रहेगा। आगे भी इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? हम लोग लगातार दूसरे स्टेट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग ने गोरखपुर के लिए भी परमिट ले लिया है और उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिनों में हम लोग यूपी भी, गोरखपुर भी गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करेंगे और रांची और झारखंड को हम लोग बिहार से जोड़ने के लिए और भी बसों का देख रहे हैं कि किस तरह से उस रूट में हम लोग और भी बसें बढ़ाएँ। आज की जो बस शुरुआत हुई है यहाँ से टाटा पटना होते हुए टाटा जाने के लिए है और ये हमारा विभाग का ये टारगेट है कि हम सभी इम्पोर्टेंट शहर राज्य में और राज्य से बाहर हम सेवा देंगे और प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा हम देंगे और हम ये बसों का जाल बिछाएंगे पूरी तरह से यात्रियों के सभी सुविधाओं के साथ। ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि जब सरकारी बसें खुलती हैं तो निजी बसों की अपेक्षा सरकारी बसों में सुविधाओं की कमी होने लगती है। क्या ऐसा भी फिर होगा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा होने नहीं देंगे, प्रयास करते रहेंगे। होते हुए रांची होते हुए टाटानगर जाएगी और इसी समय में वहाँ से टाटानगर से चल करके सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर पहुँचेगी। तो इस की सेवा शुरुआत की गई है और लगातार कई सेवाओं की शुरुआत पिछले 2 वर्षों में यहाँ से की गई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यात्री सुविधाओं के दृष्टिगत और भी नए चीज़ें स्थापित की जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि यह सफल प्रयोग सिद्ध होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर से इसके पहले यहाँ से इस तरह की सुविधा नहीं थी। तो निश्चित रूप से यात्रियों को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। आने वाले समय में सर परिवहन विभाग और यात्री सुविधाओं का किस तरह से ख्याल रखेगा? जी बिल्कुल, एक तो बसेस की सेवाएं शुरुआत की जा रही हैं। बसेस को हाईली जो एक तरह से टेक्निकल जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं वो की गई हैं। इसमें पूरी तरह से वातानुकूलित बस की सुविधा दी जा रही है, अंदर कैमरेज लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यात्री सुविधाओं को भी दृष्टिगत करते हुए बस स्टैंड्स पे भी मूलभूत सुविधाओं को धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सारी सुविधाएं यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए। शराबबंदी के नाम पर पुलिस द्वारा दलितों, महादलितों और गरीबों को तंग तबाह करने का आरोप लगाते हुए और 65 वर्षीय गुलाबचंद मांझी की गिरफ्तारी के खिलाफ भाकपा माले ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व हरिसभा स्थित माले कार्यालय से झंडा, बैनर और जोरदार नारों के साथ शहर में प्रतिवाद मार्च भी निकाला, जिसमें काफी संख्या में पुलिस प्रताड़ना से तबाह महादलित मांझी और अन्य समुदाय की महिलाएं भी शामिल थी। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस द्वारा कुढ़नी सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में दलितों, महादलितों और गरीबों के टोले घर में घुसकर तंग तबाह करने, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने, उनके सामानों को तोड़ फोड़ देने पर रोक लगाने, बेवजह गिरफ्तार कर जेल में डाले गए दलितों, महादलितों, गरीबों को रिहा करने और ज्यादती कर रही पुलिस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। हम लोग दारू सब बना नहीं रहा है। हम तो विधवा है, हमको तो न बेटा है न मर्द है, हम लोग विधवा है। कौन बोलता है? पुलिस वाला बोलता है, पुलिस वाला बोलता है। हम लोग बनावा नहीं करते, हम कहाँ से बताएंगे? हमको बेटी है, पुतोह है और घर में घुसेगा, लंगे उघार सोता है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है और जबरदस्ती बोलेगा, बताओ कहाँ से बताएंगे? दारू बड़का आदमी बोतल तोड़ता है, खांसी मारता है, उसको कोई नहीं खोजी है। हम लोग गरीब है तो हम लोग घर में घुसेगा। क्या करता है? मामला है कि घर में सूतल रहता है, रात में जाता है, ढुक जाता है घर में, दारू कहाँ है? बताओ, जल्दी बताओ कहाँ है? बोलते हैं कि नहीं है घर में दारू, उस सब के कार्रवाई नहीं होता है, तैयो कहता है क्या है भोसड़ी रंडी, जल्दी बताओ कहाँ है दारू, बताओ जल्दी। किस सर से जाता है, घर में ढुकते हैं, माँ है, बेटी है, दुनिया संसार है, लंगटे उघारे है, बड़का के कोई इज्जत नहीं है। और वहाँ बड़का बड़का बोतल तोड़ते हैं, खस्सी तोड़ते हैं, मुर्गा खाते हैं, खोजिए ना है कोई और कुछ काज नहीं खोलते हैं। दारू महिला के गाँव मुसलमान जी के जोड़ता है, काम चाहिए। बिहार में जो शराबबंदी जो हुआ है, ये शराबबंदी के नाम पर बिहार के अंदर में दलित महादलितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की साजिश की जा रही है। 1.5 लाख बिहार के जेलों में बंद वो दलित महादलित जो शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया है, उसको जेल भेजने का काम किया गया है। आज यहाँ पर कुढ़नी के तुर्की ओपी के अंतर्गत चमनुआ, ये धर्मुआ जो गांव है, उस धर्मुआ गांव के माझी परिवार लोग हैं, गरीब परिवार हैं।
इनका इनके घर के पुरुष लोग भट्ठा में काम कर जीवन यापन करते हैं। और नीतीश सरकार की जो नीति है यहाँ पर रोजगार का, उसके कारण भट्ठा बंद हो रहा है। और भट्ठा बंद होने के कारण जितना पुरुष परिवार है, सारा का सारा पुरुष परिवार नागालैंड के दीमापुर में भट्ठा में काम कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। यहाँ पर महिलाएं घरों में रहती है। और जानते हैं, शराब ढूंढने के नाम पर पुलिस वाले रात में 12 बजे 1 बजे रात में गरीबों के घर में प्रवेश करता है और बहू बेटियों की इज्जत को तार-तार कर रहा है। शराबबंदी कानून सबसे ज्यादा गरीबों के घर के महिलाओं और उनके बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम हो रहा है। कौन नहीं जानता बिहार के अंदर में शराब का सिंडिकेट कौन चला रहा, लेकिन पुलिस का कोई भी आला अधिकारी बता दे कि बिहार के अंदर में जो शराब का सिंडिकेट चलाने वाले जो मंत्री विधायक के जो भाई लोग हैं, क्या पुलिस किसी दिन जाकर उनके घर पे जाके उनके घर के परिवार के लोगों को प्रणाम करके भी आई? क्या नहीं आई। शराब का जो सिंडिकेटर जो यार है इन लोगों का, उन यारों को फोन होता है और 25 लीटर 50 लीटर स्प्रिट मंगाकर उसको जब्ती सूची में दर्ज कर गरीबों को जेल भेजने का काम हो रहा है। इसलिए हम लोग जान जाइए, हम लोग पूरे बिहार के अंदर में और मुजफ्फरपुर के अंदर में भी जो ये शराबबंदी के नाम पर जो गरीबों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के खिलाफ मजबूती के साथ हमारी पार्टी जो है लड़ रही है और हम लड़ेंगे। हम इस अभियान को पीछे नहीं हटने वाले हैं। और विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उस सत्र में हमारे पार्टी के विधायक इस सवाल को उठाने वाले हैं मजबूती के साथ कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश जी बिहार में कितने गरीबों की गिरफ्तारी हुई है, आप उस पर श्वेत पत्र जारी करिए। पूर्व नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पर राजनीति के तहत मुजफ्फरपुर जिले को एक बार फिर डुबाने का लगाए गए आरोप को लेकर राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के दोनों नेता जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों को और कुछ आता भी नहीं है। आपको बता दें कि नगर एवं आवास विकास विभाग के द्वारा मुसहरी के मनिका मन में STP निर्माण के लिए जगह चिन्हित की गई थी, जहाँ प्रशासन के द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया, पर भूमि सुधार विभाग के द्वारा उसे शमशान की भूमि बताते हुए कार्य पर रोक लगा दिया गया, जिसके बाद अभी तक नगर निगम के द्वारा शहर में एक भी जगह पर STP का निर्माण नहीं किया गया है। जिसे लेकर पूर्व नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने मंत्री रामसूरत राय पर राजनीति के तहत शहर को डुबाने का आरोप लगाया था। अब उनके इस बयान के बाद राजद नेताओं ने भाजपा पर जनता के लिए विश्वासघात करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। एक हैं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी जो बीजेपी के हैं, अभी प्रेजेंट मंत्री जो हैं सो बीजेपी के प्रेजेंट मंत्री हैं। शहर का पानी निकासी के लिए मनिका मन को इन लोगों ने चुनने का काम पहले किया था, लेकिन आज के अखबारों से ऐसा लग रहा है कि जनता को ये दोनों आदमी मिलकर बरगलाना चाहते हैं। ये दोनों आदमी चूँकि जो पानी निकासी के लिए जो कंपनी अभी जो स्मार्ट सिटी के तहत जो कंपनी यहाँ पर पाइप बिछा रही है, उसके लिए वहाँ पर पानी इकट्ठा करके या स्वच्छ करके कहीं उसको हटाने के लिए ऐसा निर्माण करना था। लेकिन ये बता रहे हैं पूर्व मंत्री कि शमशान का व्यवस्था शमशान घाट बता के और अभी के जो प्रेजेंट मंत्री हैं उसको रोक देने का काम किए हैं। हमको बड़ी हंसी आ रही है कि ये दोनों मंत्री बीजेपी के हैं। जनता को क्या बताना ये लोग चाहते हैं, जनता को क्या समझाना ये लोग चाहते हैं, जनता को ये लोग बरगलाना चाहते हैं। पहले से भी हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते आ रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है ये काम करने वाली सरकार नहीं है, लोगों को बरगलाने वाली सरकार है। आज सही से सामने आने का काम किया है कि दोनों मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। हमने पेपर के माध्यम से बयान देखा है, अभी रामसूरत राय जी बोल रहे हैं कि हम अपने CO को हमने बोला है कि देख लेने के लिए किसका ज़मीन है, उस हिसाब से अगर नहीं होगा श्मशान का तो हम 4 घंटे में 4 दिन में हम उसको निर्माण के लिए फिर आदेश करने का काम करेंगे। अब बताइए, इनको आज तक पता नहीं है, ये राजस्व मंत्री हैं, अभी भी इनको नहीं पता है, 4 दिन अभी समय और लगेगा कि श्मशान का है कि नहीं है। अब पूर्व मंत्री बता रहे हैं कि हमने पास किया था और उसको इन्होंने रोकने का काम किया। तो पहले ये दोनों आदमी आपस फरिया लें और समझ लें, और उसके बाद तो हम लोग इस पर विशेष बाद में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन शहर में तमाम गड्ढे और रोडों को काटा जा रहा है और कहीं पानी जमा करने की जगह नहीं मिल रही है। अभी हमने DM साहब से बात किया है कि अखाड़ा घाट में इतना जाम लगा रहता है, बगल का जो लकड़ी ढाई की तरफ जो रोड जाती है, टूटा हुआ रोड है, उसको बनवाइए। सब जगह गड्ढे खने जा रहे हैं। आज दोनों मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। हम लोगों को
थोड़ा ऐसा लगने लगा कि दोनों लड़ेंगे और गड्ढे गड्ढे रोडों को खना जा रहा है। भविष्य हम लोगों का क्या होगा। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल प्रबंधक पर प्रेस वार्ता आयोजित कर गंभीर आरोप लगाए। मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि बीते दिन बिहार सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय जनता पार्टी और वाईएसएस के संयुक्त तत्वाधान में नवयुवक समिति में बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रबंधक को ज्ञापन सौंप अंधेपन के शिकार हुए लोगों को अपने तरफ से मुआवजा देने का आग्रह करेंगे। इसी संदर्भ में जब गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल गए, जहां पहले से 20-25 की संख्या में वहां के कर्मचारी एवं उनके बुलाए गए गुंडे लाठी लेकर मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने पहुंचते ही गाली गलौज करने लगे, धक्का मुक्की किए और बेइज्जत किया। समय की गंभीरता को भांपकर प्रतिनिधिमंडल दबे पांव वापस लौट गए, जिसके बाद इस प्रकरण को देखते हुए 20 फरवरी को आग फोड़वा कांड के 100 दिन पूरा होने पर काला दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। आज का बैठक रखे हैं कि 16 फरवरी के दिन हम लोग नवयुवक समिति ट्रस्ट में वाईएसएस के प्रमुख और हम और आचार्य जी जो बिहार सिविल सोसाइटी के संस्थापक हैं, उनके साथ में सर्वसम्मति से एक मीटिंग रखा गया और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि आई हॉस्पिटल प्रबंधन से जा करके और उनको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा कि भाई जिनके साथ में अंधेपन का जो काम हुआ है उनके बारे में समझने के लिए, तो उनमें दीपक के नाम का एक व्यक्ति है जो आचार्य जी से पहले से परिचित हैं। तो उनसे बातचीत करने के बाद आचार्य जी कल वहाँ गए और उनके साथ हमारे कार्यकर्ता भी थे। तो गए और जाने के बाद वहाँ पर गाली गलौज, मिसबिहेव और हथियार से लैस होकर के कुछ लोग पहले से प्री प्लान थे इन लोगों के साथ मिसबिहेव करने के लिए, मारने के लिए। तो माहौल की नाजुकता को देखते हुए आचार्य जी बैक हो गए वहाँ से, और बैक होने के बाद फिर हम लोग संडे के दिन एक मीटिंग उसी के तत्वाधान में बिहार सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय जनता पार्टी और वाईएसएस के तीनों के संयुक्त तत्वाधान में रखेंगे और आगे जो सर्वसम्मति से उसका निर्णय लिया जाएगा उसको किया जाएगा। फिर आगे आज कोर्ट का भी सुनवाई था, क्या कुछ फैसला? जी, कोर्ट के सुनवाई में यहाँ के सीएस से जो रिपोर्ट तलब किया गया है उसको माननीय हाई कोर्ट ने नकार दिया है, क्योंकि उनका कहना हुआ कि आपने पेशेंट के लिए क्या सोचा है। तो पेशेंट के लिए तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इन्होंने अपना जवाब असंतुष्ट रूप में वहाँ पर दिया, जिसको सिरे से खारिज कर दिए गए हैं उच्च न्यायालय के द्वारा। आज पीआईएल जो दाखिल किया गया था उच्च न्यायालय में, उसकी दूसरी सुनवाई हुई, जिसमें पिछली बार के आदेश में ये दिया गया था कि जो यहाँ के जो मुजफ्फरपुर के जो सिविल सर्जन है वो 3 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपे। तो जो रिपोर्ट सौंपा गया, तो आज दूसरी सुनवाई में माननीय न्यायपीठ ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है। बहुत खेद उनके इस पे रिपोर्ट पे जताया है कि बहुत गलत रिपोर्ट भेजा गया है, और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को ये आदेश दिया गया है कि आप इसकी रिपोर्ट बना करके हमको 1 सप्ताह के अंदर सौंपे। यह सुनवाई में न्यायपीठ के द्वारा आदेश दिया गया है। तो हम लोग न्यायपीठ को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है, और हमें लगता है कि जो अंधेपन के शिकार हुए हैं मरीज आई हॉस्पिटल में, उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और ये धमकी जो दे रहे हैं वो लोग, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हथियारबंद लोगों को वो बैठा के रखते हैं, वो थैलीशाह हैं। हम जुरन छपरा स्थित उर्दू मध्य विद्यालय मखदूमिया को अपनी जमीन मुहैया कराने और अपना भवन निर्माण करने की मांग को लेकर शुक्रवार को इंसाफ मंच की उर्दू प्रकोष्ठ तहरीके फरोग उर्दू की एक प्रतिनिधिमंडल ने इंसाफ मंच बिहार के उपाध्यक्ष जफर आजम के नेतृत्व में तहरीके फरोग उर्दू मुजफ्फरपुर के सह संयोजक फहद जामा और इंसाफ मंच बिहार के राज्य प्रवक्ता असलम रहमानी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजा क्या राजा कहाँ राजा 100 साल हो गए मखदूमिया उर्दू मिडिल स्कूल को, और ये उर्दू मिडिल स्कूल जोगिया मठ में चालू हुआ था 1922 में। आज 2022 100 साल बाद भी न इस स्कूल के पास बिल्डिंग है न अपनी ज़मीन है। इसके लिए इंसाफ मंच और तहरीक उर्दू जो है आवाज़ उठाता रहा है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारी 3 सदस्यीय कमेटी की मुलाकात हुई, जिसमें जो है इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष फहद जमा साहब, राज्य प्रवक्ता असलम रहमानी साहब और मैं जफ़र आज़म मुलाकात की। हमने जो है सर से जो है एक रिक्वेस्ट की है कि उसी जगह जहां पर अभी वार्ड नंबर 4 में उर्दू मिडिल स्कूल मखदूमिया उर्दू मिडिल स्कूल चल रहा है, वहीं ज़मीन है इस लायक कि वहां पर बिल्डिंग बनाई जा सके। सर ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी, और हमें उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से
कि वो इसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए उर्दू स्कूल जो है मखदूमिया उर्दू मिडिल स्कूल जो है तुरंत ही जो है उसको अपनी ज़मीन और अपना मकान जो है वो उसी प्रांगण में मिल जाएगा। टावर चौक स्थित रतन आभूषण भंडार एंड सन्स के दूसरे प्रतिष्ठान का शुभारंभ शुक्रवार को जूरन छपरा रोड नंबर 2 में हुआ। डॉक्टर भारती तिवारी ने फीता काट कर रतन आभूषण भंडार का उद्घाटन किया। मौके पर प्रोपराइटर कन्हैया लाल सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहां 18 से 22 कैरेट होम लोन सोने के साथ चांदी और हीरो के जेवरात तो मिलेंगे ही और साथ में ग्राहकों को कई अन्य प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। कन्हैया लाल ने बताया कि यहाँ से किस्त पर भी ग्राहक आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। का जीवन छपरा रोड नंबर 2 के पास रत्न आभूषण भंडार एंड सन्स के नाम से प्रतिष्ठान खोला गया है और हम दोनों भाई के 20 सालों का ये योगदान है कि भाई हम लोग नया प्रतिष्ठान को आगे फिर चलाया जाए। क्या कुछ उपलब्ध है यहाँ पे? यहाँ 22 कैरेट हॉलमार्क और 18 कैरेट हॉलमार्क का एक से एक डिजाइन का गहना आपको उपलब्ध किया गया है। क्या कुछ ऑफर भी है? और हाँ ऑफर है, इसमें डायमंड के ज्वेलरी पर 25% का ऑफर दिया गया है और 22 कैरेट हॉलमार्क का ऑर्नामेंट्स पे 25% लेबर चार्ज में ऑफ दिया गया है। EMI का भी सुविधा दिया गया है कि जो जिनके पास पैसे का दिक्कत है वो EMI पे भी जेवर उपलब्ध यहाँ किया गया है। उद्घाटन कौन किए हैं? उद्घाटन यहाँ पे भारती तिवारी यहाँ के जो ऑनर हैं उन्हीं से हम कराए हैं। क्या परिचय हुआ आपका सर? हमारा नाम हुआ कन्हैया लाल। रत्न आभूषण भंडार टावर चौक पे हमारी दुकान है और इसी का एक ब्रांच यहाँ खोला गया है। दूसरा ब्रांच है? जी दूसरा ब्रांच है। ग्राहकों को क्या कहिएगा? ग्राहकों को जो सुविधा चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। शुक्रवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा डुप्लीकेट राशन कार्ड के पुनरीक्षण और आधार सीडिंग की डेडलाइन 20 फरवरी निर्धारित की गई थी, पर समय के पूर्व पूर्वी अनुमंडल के कर्मियों के द्वारा 27,200 राशन कार्ड का सत्यापन कर लिया गया। सबसे बेहतर प्रदर्शन को लेकर उप समाहर्ता राजेश कुमार और SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक और IT सहायक को बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि 20 फरवरी को डेडलाइन दी गई थी, पर 16 तारीख को ही सभी राशन कार्ड का सत्यापन कर लिया गया था। साथ ही 10,500 राशन कार्ड का आधार सीडिंग अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसे लेकर कर्मियों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा 20 फरवरी तक टारगेट दिया गया था कि जो भी अनुमंडल के अंतर्गत डुप्लीकेट कार्ड हैं उसका सत्यापन कर प्रतिवेदन देने के लिए, तो उसमें हमारा पूर्वी अनुमंडल का बिहार में सबसे अधिक था। 10,000 से ऊपर टारगेट था, जिसका 16 तारीख तक ही निष्पादन कर लिया गया। और सिंगल जो सीडेड आधार कार्ड था उसका 2200 का 2,200 टारगेट था, उसको भी हम लोग 16 तक हम लोग कार्य को पूरा कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में जो सबसे बेहतर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक, IT सहायक जिन्होंने काम किया है उसी को ADM सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। मतलब जो डेडलाइन दिए गए थे उससे पहले? हाँ, पहले ही 4 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया और बेहतर में भी अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा सबको सम्मानित और प्रशस्ति पत्र दिया गया। कुल कितने राशन कार्ड का डुप्लीकेट पाएगा? 10,500 हम लोग का टारगेट दिया गया था। उसमें जो वेरीफाई किया गया है उसमें तो डाटा तो फाइनली रिसर्च करने पर निकलेगा, सर्च करने पर कितना हम लोग का हुआ। कुछ टारगेट है दिमाग में, वो तो अलग अलग ब्लॉक का होगा, लेकिन जो सत्यापन कार्ड था वो हम लोग का कंप्लीट है और उसी के अनुसार विभाग भी राशन कार्ड जो जेन्युइन है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से घोषित वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत गुरुवार को मुसहरी के नरसिंहपुर गांव में गो डिजिटल गो सिक्योर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर साल फरवरी माह में 14 से 18 तारीख तक मनाया जाता है। इस साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत गो डिजिटल गो सिक्योर के विषय पर सुरक्षित तरीके से डिजिटल लेन देन की सुविधा की जानकारी दी जा रही है। सावधान फिनेक्सेस 3 राज्यों में 146 वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से बैंक एवं सरकार द्वारा उपलब्ध सेवाओं को गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। रैली निकालकर एवं पौधारोपण के जरिए भी बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम की अगुवाई अमिता मोगा कपूर एवं वैशाली खोखर कर रही है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रियदर्शी, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक जनरल प्रबंधक एवं सावधान फिनेक्सेस के जिला प्रभारी संतोष कुमार, CFL प्रभारी मीता कुमारी, मौसम कुमार, गगन चौधरी एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अश्वनी कुमार सहित कई अन्य अतिथि उपस्थित रहे। Okay. Okay.